पीरियड और 7 पीरियड कितना 32 करके एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट लिथियम। लिथियम के बाद 8 एलिमेंट कौन सा आ रहा है देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बहुत दिन बाद फिर से मेरा एक नया वीडियो आ रहा है जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया सिस्टम मतलब स्मार्ट बोर्ड ला रहा हूं और इसमें हम लोग बहुत सारा डिटेल्स टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो होगा ये नीट और जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए इस चैप्टर का हर एक टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको लेकर हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ उसका जो एमसीक्यू है वो भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके। यह है चैप्टर का नेम जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए देखिए यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है इसमें पहले लिखा गया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है क्योंकि हर एक एलिमेंट को लेकर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पीरियोडिक ये जो पीरियोडिक टेबल ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरा जो एलिमेंट्स है सबको लेकर यहाँ पे एक्सप्लेन मतलब एक सिस्टमेटिक स्टडी जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। ये जो एक फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पहले जो किया था उसका नाम क्या है, लेवोइशियर। लेवोइशियर का क्लासिफिकेशन कैसे किया लेवोइशियर ने, बहुत पहले की बात है, पुराने जमाने की बात है। तो उसमें क्या, उसमें लेवोइशियर ने क्लासिफाई किया था मेटल और नॉन मेटल में। मेटल्स किसको कहते हैं और नॉन मेटल किसको कहते हैं, इसका जो बेसिक नॉलेज आप लोगों को क्लास 6 से मिला है। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं इसमें और एक डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। मेटल में जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं यहाँ पे तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल क्या है, मेटल ये है जिसका लास्ट शेल जो है, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा मेटल में। और नॉन मेटल में लास्ट शेल में कितना रहेगा, 5, 6 और 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा लास्ट शेल में, ये नॉन मेटल के लिए इतना सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा। यह है पहला जो डिफरेंस। नेक्स्ट देख सकते हैं मेटल जो है उसका बेसिक जो प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, यह है सोनोरस। और नॉन मेटल क्या है, नॉन सोनोरस। सोनोरस मतलब ऐसे घंटी से घंटी जैसा आवाज इसके साथ अगर करोगे तो इसका वो सेम आवाज इसमें निकलेगा, मगर इसमें कोई आवाज निकलता नहीं है। नेक्स्ट मेटल जो होता है वो बेसिकली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और एक कह सकते हैं इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, मेटल का एक्सेप्शन जो लिक्विड स्टेट में है वो है मरकरी। मरकरी वो कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। और नॉन मेटल वो जनरली एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन आयोडीन ले सकते हो जो कि सॉलिड स्टेट में है और वायलेट कलर का है। ठीक है, तो ऐसे करके मेटल नॉन मेटल का बहुत सारा डिफरेंस हम लोग देख सकते हो, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो इसके ऊपर कोई मतलब उतना एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत होता नहीं है। और ये बेसिक नॉलेज इस चैप्टर में पहले दिया हुआ है, इसलिए मैंने भी लेवोइशियर के थ्रू जो जो एक्सप्लेन किया गया वो मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखिए। नेक्स्ट जो है वो डोबेरेनस लॉ ऑफ ट्राइब्स। डोबेरेनस उस समय क्या बताया था, उसके हिसाब से जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल में, अगर कोई ग्रुप के हिसाब से देखा गया तो उसमें क्या होगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर लोगे तो उसका एवरेज करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का अगर एवरेज निकालोगे फिर जो एवरेज वैल्यू आएगा वो क्या होगा,
वो होगा मिडिल जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट के बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रायड। फिर the atomic mass of the medial elements of the triad is approximately the arithmetic mean of the other two। तो इसके एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं लिथियम, फिर सोडियम और पोटाशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या है 7 और पोटाशियम का एटॉमिक मास 39। अगर इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास लोगे तो क्या मिलेगा, 7 + 39 by 2 मतलब 46/2 आएगा 23। ये जो 23 आया, ये 23 किसका है, 23 है सोडियम, मतलब बीच वाले जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास। तो इतना ही बताया गया डोबेरेनस लॉ ऑफ ट्रायड्स में। और इसका एक मतलब ड्रॉबैक कह सकते हो, इसका ड्रॉबैक ये है, इट इज एप्लीकेबल, ये भी लिख सकते हो, इट इज एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20। नंबर मतलब आज के हिसाब से जो कैल्शियम तक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो कैल्शियम तक है उसके तक ये हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक ही इसका एप्लीकेबल होता है। बाकी उसके बाद जो नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ और जो भी डिस्कवर हुआ उसमें ये फिट होता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है ये भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स का मतलब क्या है, ऑक्ट का मतलब आप लोगों को पता ही है, ऑक्ट मतलब 8। तो न्यूलैंड ने क्या बताया, न्यूलैंड ने यहां पे बताया, देखिए ध्यान दीजिए, when the lighter elements are arranged in order of their increasing atomic weights, then every 8 element is similar to the first element in its properties, similarly as the 8th note of the musical scale is similar to first note, nth element resembles in its properties with lithium, similarly potassium and 8th element from sodium and so on। मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फर्स्ट एलिमेंट यहां पे देखिए, फर्स्ट एलिमेंट यहां पे क्या है, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, लिथियम के बाद 8 एलिमेंट कौन सा आ रहा है, देखिए सोडियम। ठीक है, तो लिथियम के बाद जो सोडियम आ रहा है तो ये 8 मतलब 8 नंबर एलिमेंट हो रहा है। तो इसका एक और एक भी टोन याद रख सकते हैं, वो क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा आ रहा है, मतलब फर्स्ट और 8। तो इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज है, किसका, एक ही ग्रुप में वो लोग अरेंज होंगे और सबका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा एक ही ग्रुप का वो सिमिलर होगा। ये बताया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। वो भी, इसका भी एक बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो भी अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक, मतलब कैल्शियम तक ही वो एप्लीकेबल होगा, उसके बाद ये एप्लीकेबल होता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई, स्पेशली जेई मेंस और एडवांस के लिए, लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर ने क्या बताया, लोथर मेयर ऐसे एक ग्राफ दिया था, ऐसे करके इसका एक ग्राफ था। वो ग्राफ में क्या, ग्राफ में एटॉमिक वॉल्यूम के साथ एटॉमिक वेट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। तो इसमें क्या बताया गया, मतलब ये ग्राफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए पीक पे जो है, पीक पे मतलब यहां पे देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, मतलब ये सब क्या है, एल्काली मेटल। ये सब क्या है, एल्काली मेटल, मतलब एल्काली फॉर्म करते हैं। एल्काली क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस, ये तो आप लोगों को पता ही है, क्लास 10 में पढ़ा है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको, ये सब जो एलिमेंट है इसको क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सीजियम होगा, ये कैल्शियम नहीं, ये सीजियम होगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को एक ही पीक में, मतलब लोथर मेयर ने फर्स्ट पीक में ये सब एल्काली मेटल को रख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये जो है ये देखिए डिक्रीजिंग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसमें सेम ग्रुप 2 एलिमेंट मतलब एल्कालाइन आर्क मेटल को प्लेस किया गया है। फिर ये जो सीरीज है देखिए, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको इंक्रीजिंग जो ट्रेंड है उसमें रख गया। मतलब वो क्या है, ये जो सब अलग अलग ग्रुप यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो हर एक एलिमेंट एक ही ग्रुप में हम लोग लिख सकते हैं। और लास्ट में देखिए, लास्ट में यहाँ पे जो किया, ये जो है ये क्या है, ये एक्चुअली सब ट्रांजिशन एलिमेंट को लास्ट में दिखाएगा। मतलब पीक पे एकदम नीचे सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस किया गया। ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ यहाँ पे, और मेटलॉइड भी यहाँ पे है। तो मतलब लोथरमेयर ने क्या एक्सप्लेन किया इसमें, लोथरमेयर ने इसमें एक्सप्लेन किया कि ये ग्राफ का जो पीक है, पीक में हर एक सेम टाइप के एलिमेंट को मतलब प्लेस किया। फिर डाउनवर्ड जो पीक है उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट का प्लेस किया। फिर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन जो हैलोजेंस है उसको भी सेम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, और ये ग्रुप 2 मतलब एल्कालाइन आर्क मेटल को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम पीक में वो लोग क्या क्या प्लेस किया। तो इसके हिसाब से मतलब इससे एक बेसिक नॉलेज हम लोग को लोथरमेयर ने दिया था कि इसके हिसाब से ग्रुप में प्लेस करने के लिए हर एक एलिमेंट का एक सिस्टम होता है, और ये सिस्टम इसके थ्रू आप लोगों को मतलब आप लोगों को पता चल सकता है। मतलब एक ही ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, हर एक का टाइप कैसा होगा वो सब। फिर देखिए यहाँ पे इसके ऊपर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें मतलब ये जो पीक, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे जेईई मेंस, एडवांस या फिर नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इससे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, पीक में कौन कौन सा है, नीचे कौन कौन सा है, कौन से टाइप का एलिमेंट प्लेस किया गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हाँ आप लोग जरूर ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने क्या बताया, मेंडलीव ने बताया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में मतलब मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके हिसाब से एटॉमिक वेट के हिसाब से उसने क्या क्या प्लेस किया एलिमेंट को, उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से प्लेस किया। तो इसका बहुत सारा डिमेरिट भी है, क्योंकि एटॉमिक वेट अगर आप लोगों के पास है तो एटॉमिक वेट से कोई भी एलिमेंट का जो बेसिक प्रॉपर्टी मतलब उसका न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन और उसके मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा मतलब आइडिया नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट तो एक एवरेज मास है। इसलिए मेंडलीव इसका जो पीरियोडिक टेबल है फिर भी उसका बहुत सारा मेरिट्स भी है। क्या, क्योंकि पीरियोडिक एलिमेंट्स को अगर पीरियोडिक में एक क्लासिफिकेशन, एक टेबल में क्लासिफाई करना हो तो इससे सीखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज मेंडलीव ने दिया हुआ है। तो देखिए ये है बेसिक मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, और इसमें क्या है देखिए, ये जो डिफरेंट कलर में दिखाया गया है, लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज और नोन टू एंशियंट्स। तो इसमें देखिए ये जो नोबेल गैस को एक ही सीरीज में डाला गया, फिर ये 3 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन 3 क्या है, ये जो फर्स्ट 3, ये 3 क्या है, ये 3 है एल्काइल मेटल, और उसके बाद देखिए इसमें डाला गया ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, चलिए फिर ग्रुप 2 एलिमेंट्स में भी ये 3 क्या है, ये 3 है एल्कालाइन आर्क मेटल्स, उसके बाद भी ट्रांजिशन मेटल को प्लेस किया गया। तो ये बहुत सारा ड्रॉबैक भी है, तो उस समय इतना जो किया वही बहुत है, क्योंकि क्लासिफाई करना पड़ा एलिमेंट को, जो डिस्कवर हुआ उसके लिए खाली जगह भी बहुत छोड़ के गया था बहुत सारा। तो ये आप लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए देखना पड़ेगा, फिर भी एमसीक्यू इससे पूछा भी जाता है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अलग करके पॉइंट के बेसिस में यहाँ पे दिया है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। नेक्स्ट 63 एलिमेंट्स वर नोन, नोबेल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। Next, 7 horizontal rows are called periods. Vertical columns are called groups, and there are 8 groups in Mendeleev periodic table. Each group up to 8th, 7th is divided A and B subgroups.
8 ग्रुप तक, सॉरी 7th ग्रुप तक क्या किया, ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया उस समय। A subgroup elements are called normal elements and B subgroup elements are called transition elements. Then 8 group consisted of 9 elements in 3 rows. Then the elements belonging to same group exhibit similar properties. Same group में होगा तो उसका क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज सेम ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एडवांटेजेस एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखिए इसका एडवांटेजेस क्या है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मतलब एलिमेंट्स का जो स्टडी, मतलब एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए उसका जो स्टडी हम लोग देख सकते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, फिर करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स, मतलब यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, इसका करेक्शन भी किया गया। नेक्स्ट देखिए जो डीमेरिट्स है, मतलब मेंडलीव इतना किया वो तो बहुत ही मतलब काफी हम लोगों के लिए, फिर भी इसका डीमेरिट्स है। फर्स्ट जो डीमेरिट्स है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पोजीशन देखिए, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में भी रखा गया है और 8th ग्रुप में भी रखा गया है। ठीक है, सॉरी 7th ग्रुप में भी रखा गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी उसको प्लेस किया गया और ग्रुप 1 मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ भी इसको प्लेस किया गया। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए फाइनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया क्योंकि उसके साथ सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है। और उस समय के हिसाब से, मतलब मेंडलीव के समय, वो उस समय क्या हुआ था, उसने क्या किया, देखा कि हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 17 जो एलिमेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट 17 एलिमेंट मतलब हेलोजन का, उसका बहुत सारा सिमिलरिटीज था, इसलिए उसको ग्रुप 17 में प्लेस किया गया। तो एक ही एलिमेंट को दो जगह पे रखना वो तो आसान नहीं है, मतलब उस समय नहीं था, अब तो आसान है क्योंकि सिमिलरिटी ग्रुप 1 के साथ ज्यादा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को तो पता ही है आप लोगों को, आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इस एक दूसरे का क्या है, हाइड्रोजन का भी है बहुत सारा आइसोटोप, 1h1, 1h2, 1h3 मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये जो हाइड्रोजन का पोजीशन को लेकर इसमें कुछ भी बताया नहीं गया था। फिर एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, फेल्यूर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन लॉ, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मतलब एलिमेंट का होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत सारे एलिमेंट का, उसको क्या किया, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा गया और सेम कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया गया, क्योंकि उस समय हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज का मतलब प्रॉपर्टीज निकालना बहुत ही टफ था उस समय के हिसाब से अगर कहा गया तो। नेक्स्ट ये भी यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, आर्गन 39.9, पोटेशियम 39.1, टेक्नीशियम, आयोडीन, कोबाल्ट, निकल। तो इसको एक ही सीरीज में रखा गया है जो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक फंक्शनल लॉ। और देखिए लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, वो मैंने पहले ही बता दिया, प्लैटिनम और गोल्ड को डिफरेंट ग्रुप, मगर ये दोनों क्या है, दोनों ही सेम ग्रुप में होना चाहिए था। फिर अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, वो भी तो बताया, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। चलिए नेक्स्ट, अब एमसीक्यू कर लेते हैं। चलिए एक 4-5 एमसीक्यू कर लेते हैं इसके टॉपिक, मतलब अब तक जितना हुआ इसके ऊपर एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, इफ ए एंड बी, A, B and C are three elements of Doberainus type. Atomic mass of A and B are given. Atomic mass of C. ये तो बहुत ही आसान है। A और B का एटॉमिक मास दिया गया है, तो C का क्या होगा? क्या होगा? A का 7 है, B का 15 है, तो इन दोनों का एवरेज कर लीजिए। इन दोनों का एवरेज करने से कैसे होगा, मतलब कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट A, then B, then C। A का दिया है 7, B का दिया है 15 और C का निकालना। तो डोबरेइनर ने क्या कहा था? डोबरेइनर ने कहा था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास होगा मिडिल का, मतलब मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो होगा फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास। अब देख लेते हैं 15 कैसे आएगा, 15 निकालना है
तो क्या कौन सा मतलब कौन सा नंबर इस ऑप्शन से या इसके साथ 7 के साथ ऐड करके एवरेज करने से 15 आएगा? बहुत ही आसान, यस ऑप्शन सी करेक्ट। तो ऑप्शन सी में क्या था 23 और ए में क्या था 7। अगर इन दोनों का एवरेज टोटल है 30 और एवरेज क्या होगा 15, बस तो आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। According to Lothar-Meyer curve, which of the following statement is incorrect? Incorrect statement कौन सा है वो निकालना है। देखिए क्या बताएगा, the element having similar properties will occupy the same position in the curve. Alkaline earth metals are at the peaks of the curve. Halogens are ascending part of the curve. Atomic volume of the elements in a period initially decreases and then increases. देखिए वो लोथर-मेयर कर्व फिर से मैं यहाँ पे एक बार दिखा रहा हूं। देखिए ये जो लोथर-मेयर कर्व था, तो लोथर-मेयर कर्व में उस ऑप्शन में बताया गया कि पीक में एल्कालाइन अर्थ मेटल है। ये एल्कालाइन अर्थ मेटल है क्या? ये है एल्काली मेटल्स। पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था ये सब क्या है एल्काली मेटल। तो वो जो ऑप्शन था वो ही क्या है गलत। हाँ, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इनकरेक्ट ऑप्शन है एल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर एट द पीक्स ऑफ द कर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर लोथर-मेयर। मतलब लोथर-मेयर कर्व के रिलेटेड क्वेश्चन है। एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट्स आर टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड एटॉमिक मास आर टेकन एक्स एक्सिस। तो देखिए एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम को y एक्सिस में लिया गया, ये बताया गया। देखिए ये सही है कि नहीं, एक बार आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम और यहाँ पे एटॉमिक मास, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस सही है। फिर देखिए ऑल द पीक्स वेयर occupied by alkali metal, जो पीक है सब क्या है एल्काली मेटल ने ऑक्युपाई किया, वो भी क्या है सही है। हेलोजेंस आर प्रेजेंट ऑन द डिसेंडिंग कर्व, नहीं हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन असेंडिंग कर्व। अभी देखा आपने क्या असेंडिंग कर्व में हर एक में क्या है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे करके प्लेस किया गया है। तो ये है इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following statement is not correct? देखिए नॉट करेक्ट वाला जो है, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट वही है। तो इसमें फर्स्ट लिथियम शोज सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज विद मैग्नीशियम, यस अकॉर्डिंग टू डायगोनल रिलेशनशिप, वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। डायगोनल रिलेशनशिप के हिसाब से लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों में क्या है सिमिलरिटीज। नेक्स्ट लिथियम सोडियम और पोटेशियम डेफिनेटली वो डबल एनर्जी स्टाइल दिखाएगा। In the Lothar-Meyer curve, alkaline earth metals occupy ascending position, गलत, यही तो गलत ऑप्शन है। Lothar-Meyer curve में क्या था alkaline earth metals occupy descending position, not the ascending position। Ionic name of the element वो तो सही है। 112 का क्या है अनानबियम। देखिए यहाँ पे in the Lothar-Meyer graph A, B, C, D and E elements are, क्या होगा बताइए बताइए इसमें क्या होगा? ये जो पीक में दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो A B C D E ये कौन सा एलिमेंट है? बहुत ही आसान, ये होगा एल्काली मेटल्स। चलिए नेक्स्ट। Mendeleev left the space for elements in periodic table. The element is not, कौन सा एलिमेंट नहीं है जिसको मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल में छोड़ते गया था? ऑप्शन होगा Fe, सेलेनियम Fe। अब देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो किसने बनाया था, किसी को याद है? ये हेनरिच मोज़ले,
ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट और क्या कहे इसे क्लासिफिकेशन किया था। तो देखिए इसमें क्या है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट टोटल कितना ग्रुप है, 8 सॉरी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है, ये ध्यान में रखना है। कितना है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है, एल्काली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं एल्काली मेटल। हर एक में लास्ट में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, NS1। मतलब हाइड्रोजन का क्या है, 1s1, फिर इस लिथियम का 2s1, देन 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ऐसे करके एक एक शेल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है इसको कहते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। इसको कहते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। मतलब वो एल्कालाइन इन नेचर, वो तो सही है, और इसका आज क्लास में भी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। और उसका ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है NS2। नेक्स्ट ये दोनों जो ग्रुप है एल्काली मेटल और एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों को मिलाकर एक साथ कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S में जाकर खत्म होता है, इसलिए इसको S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसको P ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका P में जाकर खत्म होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 Np126। यह है P ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। 13 में क्या है, बोरॉन फैमिली है, क्योंकि ये सब बोरॉन से स्टार्ट होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। फिर ग्रुप 14 है, उसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर ग्रुप 15 जिसको निकोजेंस भी कहा जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। फिर ग्रुप 16 जो है उसको चाल्कोजेंस कहा जाता है, क्योंकि वो चाल्कोजेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ओर फॉर्मेशन, मतलब इससे ही ओर फॉर्मेशन होता है, मतलब ओर में यही सब रहता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट जो है हैलोजेंस, मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन जिस एलिमेंट द्वारा होता है वो है ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और लास्ट में जो ग्रुप है वो है नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस के कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो ये सब मिला के P ब्लॉक होता है। चलिए मिडल जो ग्रुप है, ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच जो ब्रिज बनाकर रहते हैं उसको कहते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब यहां से यहां तक ये सब क्या है, ये सब है D ब्लॉक एलिमेंट्स। और D ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट। मतलब यहां पे और भी एक बात है, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 ग्रुप्स है, मतलब 4 ग्रुप्स नहीं कह सकते, 4 सीरीज कह सकते हैं। 4 सीरीज है एलिमेंट्स का, 4 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट सीरीज को क्या कहते हैं, फर्स्ट सीरीज को कहते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है यहां से स्कैंडियम 21 to 30 जिंक तक। फिर सेकेंड सीरीज जो होता है, सेकेंड सीरीज में है 4D सीरीज, और 4D सीरीज में कहां से स्टार्ट होता है, इट्रियम 39 to कैडमियम 48 तक। फिर थर्ड सीरीज जो है
वो है 5D सीरीज। उसमें क्या है 5D सीरीज में, वो है ऑफ्नियम 72 टू मार्करी 80 तक। और फोर्थ जो सीरीज है वो है 6D सीरीज, और वो होता है रदरफोर्डियम टू कोपर्निकियम, मतलब 104 टू 112। ये जरूर नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए यहां पे जो है, जो देखिए जिंक, कैडमियम और मार्करी, मतलब जिंक, कैडमियम और मार्करी, ये जो तीन एलिमेंट है इसको डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर कहेंगे। मगर डी ब्लॉक एलिमेंट का और एक नाम भी है। उसका नाम क्या है? उस ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज ये जिंक, कैडमियम और मार्करी द्वारा शो नहीं होता है, इसलिए ये तीनों को इस ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D10, 4D10, 5D10 आ रहा है। मगर इसका जो ट्रांजिशन मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है वो इसमें शो नहीं होता है। बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहां पे लास्ट नीचे जो है इसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक क्यों कहा गया? क्योंकि एफ में एक एक करके, मतलब 1 टू मतलब 1 टू 14 तक इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर एक एक करके होता है, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और इसका और एक नाम भी है, उसका नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स से ये एफ ब्लॉक एलिमेंट को निकाला गया है। देखिए यहां पे देखिए एक राउंड मार्क है, ये और ये यहां से निकाला गया ये, और यहां से निकाला गया ये, इसलिए ट्रांजिशन मेटल से निकाला गया, इसलिए इसका नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें दो सीरीज है, एक है लैंथेनॉइड सीरीज, देखिए यहां पे एक क्या है? लैंथेनॉइड सीरीज ये, और एक है एक्टिनॉइड सीरीज नीचे का, ये है एक्टिनॉइड सीरीज। तो लैंथेनम जो सीरीज है, लैंथेनॉइड जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो लैंथेनम से स्टार्ट होता है और लुटेशियम में जाकर खत्म होता है 57 टू 71। मतलब लैंथेनम जो एलिमेंट है इसके हिसाब से इस ग्रुप का नाम लैंथेनॉइड रखा गया है। और एक्टिनॉइड्स क्या है? एक्टिनियम से स्टार्ट होता है और लॉरेंशियम में जाकर खत्म होता है, वो भी एक्टिनियम जो है उसके हिसाब से नाम रखा गया है, ठीक है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दिया आप लोगों को, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक्सप्लेनेशन, ये बेसिक एक नॉलेज आप लोगों को दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या क्या एलिमेंट्स है, इसका डिफरेंट पीरियड में और उसका लोकेशन कैसा होगा वो भी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए देखिए पीरियड और ग्रुप और कौन सी ब्लॉक में है उसका एक छोटा सा एक ट्रिक है, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखिए ये पूरा के पूरा डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके होंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर है उस पे। तो देखिए इसमें अगर एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट अगर होगा तो उसमें ग्रुप नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। एनएस में जितना इलेक्ट्रॉन है वही होगा इसका ग्रुप नंबर। पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर देखेंगे तो उसमें ग्रुप नंबर क्या होगा? 10 प्लस एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर क्या होगा? n minus 1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एफ ब्लॉक के लिए हम लोग जनरली 3 ले लेते हैं ग्रुप नंबर के लिए। और पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे?
पीरियड नंबर है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो ही होगा उसका पीरियड नंबर, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होगा वो ही होगा उसका ब्लॉक नंबर, मतलब ब्लॉक नेम। अगर s पे जाकर खत्म होगा तो s ब्लॉक एलिमेंट, अगर p में जाकर खत्म हुआ तो p ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे करके हम लोग निकल सकते हैं। तो देखिए, अगर पहले एक एग्जांपल के तौर पे सोडियम ले लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां पे देखिए लास्ट शेल जो है मैक्सिमम नंबर, लास्ट शेल s है, तो ये डेफिनेटली s ब्लॉक एलिमेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल कौन सा है? 3 है, तो 3 होगा उसका पीरियड नंबर, 3 होगा इसका पीरियड नंबर। और अगर s ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका ग्रुप नंबर का जो फॉर्मूला वो क्या है? इसका ग्रुप नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन कितना है 3s में? 1, मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। तो ऐसे करके इजीली हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में जो जैसा, मतलब जो भी एलिमेंट आप लोगों को पूछा जाएगा उससे आप लोग इजीली कर पाएंगे। अब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट का दिखा रहा हूं। अगर वो एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा, सपोज 16 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 है, तो 3s2 3p4 अगर होगा तो इसमें हाईएस्ट, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल क्या है? 3, वही होगा इसका पीरियड नंबर। p में जाकर खत्म हो रहा है तो वो क्या है? p ब्लॉक एलिमेंट। अगर p ब्लॉक एलिमेंट होगा तब उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 10 प्लस ns इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, और np इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, मतलब 16 ग्रुप में ये जरूर होगा। चलिए और एक एग्जांपल d ब्लॉक का ले लेते हैं। सपोज आयरन का क्या है? 26, लास्ट में क्या होगा? 3d6, और यहां पे 4s2 के बाद 3d6, तो किसमें जाकर खत्म हो रहा है? d में जाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रहा है। तो d में खत्म हो रहा है मतलब क्या है? मतलब ये p ब्लॉक एलिमेंट है, कॉन्फर्म। और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल क्या है? 4, वही होगा पीरियड नंबर। अब ग्रुप नंबर के बाद ग्रुप नंबर क्या होगा? n-1 d इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का। n क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल तो क्या है? n है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल है 4, और 4 - 1 मतलब 3, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, और 4s मतलब ns शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 6 + 2 8 होगा उसका ग्रुप नंबर। हो गया, बस इतना तक जो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक वो निकालने का तरीका और ट्रिक मैंने बता दिया। ये जरूर फॉलो करना है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब और एक नया टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैजिक नंबर, और इसको मैजिक नंबर क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2n²। 2n² का मतलब क्या है? 2n² मतलब शेल के हिसाब से मैक्सिमम नंबर कैसे रहते हैं उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो अगर फास्ट शेल की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है? 2 × 1² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल 2 × 2² मतलब 8। थर्ड में 2 × 3² मतलब 18। फोर्थ में 2 × 4² मतलब 32, और फिफ्थ में 2 × 5² मतलब 50। तो ये जो 2, 8, 18, 32, 50 ये क्या है? इसको कहते हैं मैजिक नंबर। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर का इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा। ठीक है, अब और एक बात, कौन सी ग्रुप में कौन सी इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सी ग्रुप में, कौन सी पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसका भी एक कॉमन आइडिया रहना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये जो फर्स्ट पीरियड है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। देख लेते हैं, हम लोगों के पास तो पीरियोडिक टेबल है ही।
देखिए ये जो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होता है, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होता है, थर्ड में भी 8 एलिमेंट, इसमें 2, इसमें 8, इसमें भी 8, और नेक्स्ट जो है उसमें क्या 18 एलिमेंट्स, इसमें 18 एलिमेंट्स होता है, फिर फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट होता है, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट होता है। अब सिक्स्थ में क्या है और सेवेंथ में क्या है? देखिए सिक्स्थ और सेवेंथ जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है, सिक्स पीरियड और सेवेंथ पीरियड कितना 32 करके एलिमेंट होता है। पहले मतलब 1-2 साल पहले भी जो सेवेंथ पीरियड था वो क्या नहीं हुआ था, फिलअप नहीं हुआ था। अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन ये डिस्कवर भी हो गया और इसको प्लेस भी कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, अब देख लेते हैं लास्ट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट का मतलब प्लेसमेंट हो गया, मतलब इसमें से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम हुआ, तो इसको कैसे किया जाता है वो एक बार देख लेते हैं। अगर देखिए 0 होगा तो हम लोग लिखेंगे नील, 1 होगा तो अन, 2 होने से बाई, 3 होने से ट्राई, 4 होने से क्वाड, 5 होने से पेंट, देन हेक्स, देन सेप्ट, देन ऑक्ट, देन एन। ऐसे करके ये जो नेमिंग, ये जो बेसिक नेमिंग ये आप लोगों को याद जरूर रखना है। और लास्ट में क्या है, एड यम आफ्टर एवरी नेम, आफ्टर एवरी नेम यम ऐड करना है। तो सपोज 101 दिया तो उसका नाम क्या होगा, अन नील अनियम, अनिल अनियम, मतलब इसके लिए अन, इसके लिए नील, इसके लिए अन, बाद में यम, और इसको यू एन यू भी लिख सकते हैं। 112 होगा तो अन बियम, 120 होगा तो अन बाई नीलियम। तो बहुत ही आसान है, इजीली आप लोग कर पाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, कौन सी पीरियड में अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा पीरियड मतलब नया पीरियड दे दिया गया और उसमें एलिमेंट कितना होगा वो अगर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे। सपोज पीरियड नंबर पूछा गया 7, सपोज पीरियड नंबर पूछा गया 9 जो है नहीं, अगर डिस्कवर होगा तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, वैसा क्वेश्चन भी जेईई मेंस नीट में पूछा गया है, तो उसके ऊपर भी एक फॉर्मूला है वो जरूर ध्यान रखना है। अगर ऑड नंबर होगा, अगर ऑड नंबर शेल होगा तो एक फॉर्मूला है, इवन नंबर होगा तो दूसरा फॉर्मूला है। ऑड मतलब n इक्वल टू अगर 1 3 5 7 ऐसा होगा तो कितना, क्या एक फॉर्मूला है, और इवन होगा तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ऑड होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, उस पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, x इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन है ये जो x वो क्या है, वो है नंबर ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब कितना स्पिन क्वांटम नंबर जनरली होता है, 2 होता है, 2 इधर प्लस और माइनस। अगर क्वेश्चन में पूछेगा और क्वेश्चन में मतलब दे देगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 के लिए इतना, 4 के लिए इतना, तब 3 के लिए अगर वहां पे क्वेश्चन पे
मेंशन किया होगा तब यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो अगर देखिए इसके हिसाब से अगर आप लोग सपोज थर्ड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड में कैसे निकालेंगे? थर्ड पीरियड अगर होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसके हिसाब से कैसे निकालेंगे? 2 into 3 plus 1 by 2 whole square, मतलब 2 into 2 square मतलब 8 एलिमेंट हुआ ना। ठीक है, अब देख लेते हैं सेवेंथ पीरियड के लिए। सेवेंथ पीरियड के समय क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 into 7 plus 1 by 2 whole square, 2 into 4 square 32 एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी और नंबर पूछा जाएगा तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे अगर इवन नंबर होगा तब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इवन नंबर ऑफ पीरियड के लिए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे? x इंटू एन प्लस 2 बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसमें n का वैल्यू क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? इवन नंबर। अब उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज अगर पीरियड नंबर 6 है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वो तो सही नहीं बात है, ये है जो क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर, फिर n तो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कौन से नंबर ऑफ पीरियड्स कौन से नंबर के लिए आप लोग निकल रहे हैं वो है। तो इसमें 6 पीरियड होगा तब उसमें क्या होगा? 2 into 6 plus 2 by 2 whole square। तो क्या होगा? 2 into 4 square मतलब 2 into 16 32 एलिमेंट्स 6 पीरियड में होगा। ये है ट्रिक। फिर अगर 10th पीरियड में कितना एलिमेंट होगा? ऐसा तो है नहीं, अगर होगा डिस्कवर होगा तो उसमें कितना एलिमेंट होगा वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर n इक्वल टू 10 है तब कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? 2 into 10 plus 2 by 2 whole square मतलब 2 into 12 by 2 whole square, 2 into 6 square 72 एलिमेंट्स इसमें आप लोग प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एमसीक्यू पूछा जा सकता है, सिंपल ट्रिक और ये जो फॉर्मूला ये अप्लाई करके आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एमसीक्यू। इफ an orbital can have maximum 4 elements, then how many can be present in the 8th period? अभी मैंने बोला था, तो देख लीजिए इसमें 8th पीरियड में कितना एलिमेंट प्लेस किया जा सकता है? कितना एलिमेंट होगा? कैलकुलेट कर लीजिए। 8th पीरियड में 8 क्या है? 4 एलिमेंट्स मैक्सिमम, ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स मतलब क्या है? 4 एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? x into n plus 2 by 2 whole square। x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? 4 और n का वैल्यू 8, 8 plus 2 by 2 तो 4 into 10 by 2 होल स्क्वायर मतलब 4 into 5 स्क्वायर मतलब 25 into 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 100। ठीक है, लिख लीजिए 100 और ये पॉज करके
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इन the period number, group number and block of the elements having atomic number 39. atomic number 39 कौन से एलिमेंट का है? atomic number 39 वो पोटेशियम का नहीं, पोटेशियम का तो 19 है। 39 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 39 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5s2, उसके बाद 4d टोटल कितना हुआ देखिए, 10 10 20 30 32 फिर 7, बस हो गए। तो डेफिनेटली डी में जाकर खत्म हो रहा है, तो ये क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। फिर पीरियड नंबर, पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल कौन सा है? 5। ये क्या है? इसका पीरियड नंबर। और इसका ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके लिए ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या है? ग्रुप नंबर का फॉर्मूला है डी इलेक्ट्रॉन, n-1 डी इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन। तो n-1 डी इलेक्ट्रॉन क्या है? n-1 डी इलेक्ट्रॉन 2 और ns इलेक्ट्रॉन 2 और ns इलेक्ट्रॉन 3, मतलब 2 + 1 3। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, what will be the atomic number of yet discovered element directly below francium in periodic table? francium, francium मतलब कौन सी ग्रुप में है? फ्रांशियम एलिमेंट कौन सी ग्रुप में होगा? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। मतलब फ्रांशियम के बाद जो आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो आप लोगों को पता ही है, जो लास्ट ग्रुप एलिमेंट जो नोबेल गैसेस है, नोबेल गैस, उसमें लास्ट में कौन सा है? ये ध्यान में रखना ट्रिक के तौर पे, ये याद रखना है 118। 118 ये क्या है? लास्ट ग्रुप जो एलिमेंट, मतलब नोबेल गैस में लास्ट में जो रहता है उसका क्या है? 118। तो ये याद रखने से क्या होगा? उसके बाद जो है और उसके पहले जो है वो आप लोग इजीली निकल पाएंगे। तो इसके बाद फिर से क्या होगा? रिपीट होगा फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप में ही तो क्या है? फ्रांशियम है। क्या क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। उसके नीचे अगर लास्ट से घूम के आएगा तो क्या आएगा? 118 के बाद 119। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, the outer electronic configuration of an element in ground state is 5s2 4d10 5p3। क्या क्या दिया? 5s2 4d10 और 5p3। the properties of element is likely to be similar that of, मतलब ये जो जिस कंपाउंड का ही है उसका प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या होगा? लास्ट में क्या होता है? 5p3, मतलब क्या है? मतलब ये p ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p में जाकर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो p में जाकर खत्म हो रहा है, तो आप लोगों को तो पता ही है p ब्लॉक एलिमेंट में p में जाकर खत्म हो रहा है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे p में जाकर खत्म हो रहा है? फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस का है 15 3s2 3p3, ये भी p में जाकर खत्म हो रहा है। तो ये भी क्या होगा? p ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स with Z not yet discovered to be will be M. Nice question.
देखिए 118 मैंने बोला था नोबेल गैस के लिए, फिर आएगा ग्रुप 1, फिर आएगा ग्रुप 2, और उसके पहले क्या था, हेलोजेंस था। तो अगर 118 है नोबेल गैस के लिए तो 117 होगा हेलोजन के लिए, तो 119 होगा ग्रुप 1 के लिए और 120 होगा ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 मतलब क्या है, एल्कालाइन अर्थ मेटल के लिए, एल्कालाइन अर्थ मेटल के लिए ये ग्रुप 2 का मतलब 120 नेक्स्ट जो होगा उसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यू तो हो गया। अब और एक इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारा मतलब कंडीशन, बहुत सारा रीजंस, एलिमेंट्स का डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको जरूर समझना चाहिए। ठीक है, तो देखते रहिए। ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको Z इफेक्टिव भी कहा जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको कहा जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, सब लोग यहाँ पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन डेफिनिट पाथ में ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है डेफिनिट पाथ में। ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस और डेफिनिट पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा है, सबसे दूर, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कितना इफेक्ट है, वो ही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस का लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो भी जितना भी हो, अब आप लोग कह सकते हो कम होगा, हाँ जरूर कम होगा, जितना ही होगा वो ही होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक फॉर्मूला भी है, तो जिसको कहते हैं Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव कैसे निकलते हैं, उसका फॉर्मूला है Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z माइनस सिग्मा। तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिग्मा निकालने का एक फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। NOG NP इंटू 0.85। NP मतलब प्रीवियस ग्रुप के लिए, ये है मतलब प्रीवियस जो ग्रुप होगा उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वन प्रेजेंट इन लास्ट शेल, उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग सिग्मा निकालेंगे, स्पिनिंग कांस्टेंट, फिर Z इफेक्टिव का वैल्यू निकाल सकते हैं। और Z क्या है, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर से एमसीक्यू आ गया, तो इसके पहले ये आप लोग नोट डाउन तो कर लेंगे होंगे, तो उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल इसके ऊपर ले रहा है। सपोज जिंक 30, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 से पहले 4s2 क्या है, लास्ट में तो होगा ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3p6 3d10 और 4s2। ऐसे करके हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पहले इसके लिए सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन OG, OG मतलब आउटर मोस्ट ग्रुप, आउटर मोस्ट ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, -1 इंटू 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट उससे पहले प्रीवियस शेल में,
प्रीवियस सेल में कितना है 10 प्लस 6 प्लस 2 मतलब 18 इंटू 0.85 प्लस लास्ट सेल में यहाँ पे देखिए कितना है 6 प्लस 2 प्लस 2 8 प्लस 10 2 मतलब 10 इंटू 0.1 तो इसको कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे 0.35 प्लस 18 इंटू 0.85 18 इंटू 0.85 करने से कितना आता है फिर ऐड कीजिए यहाँ पे 16.65 ये आ रहा है सिग्मा का वैल्यू। ठीक है, अब z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे z कितना है 30 है जिंक के लिए 30 तो 30 माइनस 16.65 माइनस करने के बाद कितना आएगा 13.35 होगा z इफेक्टिव का वैल्यू। ऐसे करके z इफेक्टिव का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे दिया मैंने। अगर D और F ब्लॉक एलिमेंट देखिए पहले एक बात है यहाँ पहले S ब्लॉक को एक साइड में S और P ब्लॉक को एक साथ फिर D और F ब्लॉक को एक साथ मतलब S और P को मिला के एक ग्रुप बना लेना है D और F को मिलाकर और एक ग्रुप बना लेना है फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करने से आसानी से कर पाएंगे। तो D और F ब्लॉक होगा तो यहाँ पे तो D ब्लॉक एलिमेंट लिया तो D ब्लॉक एलिमेंट के हिसाब से दिखाया है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू है देखिए अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल व्हिच सेट ऑफ एलिमेंट्स शो इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ z इफेक्टिव वैल्यू इनकरेक्ट ऑर्डर इफ z इफेक्टिव का इनकरेक्ट ऑर्डर देखिए ट्राई कीजिए कौन सा होगा। नॉर्मली देखिए एल्युमिनियम मैग्नीशियम से ज्यादा बोल रहा है फिर सोडियम लिथियम से ज्यादा फिर पोटेशियम सोडियम से ज्यादा और नानो पीस। ठीक है, नानो पीस को छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑप्शन में आंसर होगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल से क्या होता है व्हिच सेट ऑफ एलिमेंट्स शो इनकरेक्ट ऑर्डर। सोचिए क्वेश्चन सोचिए इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है इनकरेक्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे देखिए आंसर में भी सिमिलरिटीज है ये भी ट्रिक अप्लाई करके आप लोग कर सकते हो। तो एल्युमिनियम क्या है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम देखिए मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है एल्युमिनियम ग्रुप 13 में है और सोडियम और लिथियम एक ही फर्स्ट ग्रुप में है सोडियम और लिथियम। पोटेशियम और सोडियम यहाँ पे बताया सोडियम ज्यादा बता रहा है लिथियम से और पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम को ज्यादा बता रहा है सोडियम से। तो स्लेटर रूल में क्या बताया गया कि एटॉमिक इफेक्टिव z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होगा जिसमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब जिसका साइज छोटा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो देखिए इसके हिसाब से अगर देखा गया तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो होगा इनकरेक्ट ऑर्डर। क्यों सोडियम और पोटेशियम में किसका साइज छोटा है सोडियम का साइज तो पोटेशियम का साइज तो थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें शेल भी बड़ा है शेल भी ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होगा उसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस से लास्ट शेल के ऊपर लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर उसके डिस्टेंस ज्यादा होगा पोटेशियम का मगर सोडियम का कम। डेफिनेटली इनकरेक्ट जो ऑर्डर है वो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन the value of the sigma for the 4s and 5s electrons in rubidium respectively। अच्छा इस क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं मगर ऑप्शन में इसका थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ तो ये कैलकुलेशन में ये देखिए एक बात बोल रहा हूँ 4s और 5s इलेक्ट्रॉन की बात किया रुबिडियम तो इसमें हर एक ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है और सेकंड जो ऑप्शन है सब में क्या है सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन से बड़ा है। सेकंड ऑप्शन जो है मतलब सेकंड ऑप्शन नहीं मतलब ये जो फर्स्ट है और सेकंड फिर ये जो फर्स्ट और सेकंड ये जो फर्स्ट और सेकंड ये जो फर्स्ट और सेकंड सब में क्या है लास्ट का बड़ा है मगर 5s का मैंने पहले ही बोला 5s का 4s से कम होगा। तो ऐसा मतलब क्वेश्चन में ही एरर है इसमें। अगर ऐसा रहता देखिए
अगर यहाँ पे 28.10 और यहाँ पे 27.10, तो वो होता उसका करेक्ट आंसर। क्योंकि इसके कैलकुलेशन की कोई जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 4s और 5s का वैल्यू सिग्मा का कम होता है, 4s का ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन ऐसा अगर होता तो ये करेक्ट ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। हाँ, फाइंड Z इफेक्टिव यूजिंग स्लेटर्स रूल ऑन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। कॉपर का 3D इलेक्ट्रॉन के लिए, कॉपर का क्या है 29 है, उसके लिए आप लोग निकालिए। कैसे निकालेंगे, ट्राई कीजिए। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाँ अब ट्राई कीजिए। ये यहाँ पे सिग्मा का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग S को और ये D को नहीं लेंगे, S और D को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे देखिए 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाता है, आ जाने के बाद उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो वहां पे क्या लिखेंगे, n df में -1 इंटू 0.35 प्लस n लास्ट शेल में इंटू 0.1। तो देखिए df में कितना है यहाँ पे, इसको छोड़ के और लास्ट में देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे हिसाब से इसका आंसर ये 6.85 आना चाहिए। मतलब ये आंसर मतलब क्या है, Z इफेक्टिव निकालना है, सिग्मा नहीं निकालना है। Z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, अगर सिग्मा जो भी आएगा वैल्यू, उसके बाद कॉपर का Z कितना है 29 से वो वैल्यू सिग्मा का वैल्यू माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा वही होगा उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp-df orbitals of a given shell of an atom on its outer shell electrons is स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब अंदर का जो ऑर्बिटल है, कौन कौन सा, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, तो न्यूक्लियस तो ये है, न्यूक्लियस के साथ सामने कौन सा ऑर्बिटल है, पहले s, उसके बाद तो p होता है ना। तो s ऑर्बिटल क्या करेगा, s ऑर्बिटल उसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस की इफेक्ट से ऐसे करके स्क्रीन बनाकर, एक अलग सा स्क्रीन बनाकर उसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उसके ऊपर s के इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना इजीली इफेक्ट कर नहीं पाता है। यह है इसका रिजल्ट। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा A, S, P, D, F। D और F का बहुत ही कम स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब D और F खुद का इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं कर पाता है, और इसके लिए क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ Z इफेक्टिव ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो होमवर्क तो ठीक है, आप लोग करके भी देख सकते हैं और ये याद भी रख सकते हैं आप लोग। Z इफेक्टिव का जो वैल्यू है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ये आंसर आएगा 0.65, और याद भी रख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी कम है नाइट्रोजन के हिसाब से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट जो पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, क्या क्या होगा उसमें, साइज होगा,
एटॉमिक नंबर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके ऊपर डिफरेंट जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसका जो इफेक्ट है कैसे डिक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, उसके भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो इतना ही। ज्यादा लेंथी करने से बच्चे लोग ज्यादा मतलब उतना लेंथी वीडियो देखने का पेशेंस भी नहीं रहते आजकल के बच्चों को। तो ठीक है, चलिए आज इतना ही। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करेंगे, देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करने वाले हैं। थैंक यू।